Hello everyone, welcome back to Opto Cruises. Today video is about the diabetic retinopathy. Before starting the topic, let understood diabetic होती क्या है. डायबिटिक इज अ कंडीशन वेयर द ब्लड शुगर इज हाई. ब्लड शुगर हाई हो जाती है जिसकी वजह से पेशेंट को डायबिटिक हो जाती है. द हाई ब्लड शुगर कोज डैमेज टू द वेरियस ऑर्गन्स इन द बॉडी एंड कोज अदर कॉम्प्लिकेशन. हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से जो वेरियस ऑर्गन्स होते हैं जिसमें हमारा इंक्लूड होता है वो डैमेज हो जाते हैं. ब्लड शुगर is normally regulated by insulin and glucagon. Now, insulin produced from the beta cells in the pancreas cause blood sugar to transit from the extracellular to the intracellular space. पेनक्रियाज में हमारी बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स होती है. इंसुलिन सिक्रेटेड होता है बाय बीटा सेल से और ग्लूकागोन सिक्रेटेड होता है अल्फा सेल से. जिसके बाद जो पेनक्रियाज होता है जो इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ है उसको ट्रांसिट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर स्पेस में, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो उसको यूज कर पाए. बट डायबिटिक में क्या होता है, जो प्रोडक्शन और एबिलिटी होती है इंसुलिन की वो इनइफेक्टिव होती है. नॉर्मल इफेक्टिव होनी चाहिए बट डायबिटिक में इनइफेक्टिव होती है. टाइप्स ऑफ डायबिटिक 4 टाइप्स होते हैं. टाइप 1 डायबिटिक क्या होती है, किस वजह से होती है? ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन. यहाँ पे जो हमारा ऑटो इम्यून होता है वो मिस्टेकली अटैक कर देता है या फिर डिस्ट्रॉय कर देता है इंसुलिन को, जो कि प्रोड्यूस होती है बीटा सेल से और बीटा सेल्स का होती है पेनक्रियाज में. ऑनसेट कब होती है? यूजुअल इन चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में. ट्रीटमेंट क्या रहता है? लाइफ टाइम पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्शन लेने पड़ते हैं. टाइप्स 2 डायबिटिक किस वजह से होती है? द बॉडी बिकम रेजिस्टेंट टू इंसुलिन और डजन नॉट मेक इनफ इंसुलिन. रेजिस्टेंस टू इंसुलिन मीन्स जो बॉडी सेल्स होती है वो रिस्पॉन्स नहीं करती प्रॉपरली इंसुलिन को. और इंसुलिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है जो कि हेल्प करता है ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में. और यहाँ पे बॉडी रेजिस्टेंस हो जाती है इंसुलिन की, जिसकी वजह से पेशेंट को होती है टाइप 2 डायबिटिक. कब होती है? टिपिकली इन अडल्ट बट इंक्रीजली सीन इन यूथ. रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड जेनेटिक. एंड सबसे मेन करता है आपका लाइफस्टाइल कैसे मैटर करता है कि आप जो भी खाते पीते हैं वो भी सबसे ज़्यादा एक मेन रोल प्ले करता है डायबिटिक में. ट्रीटमेंट क्या रहता है? इसमें आपको एक प्रॉपर डाइट लेनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ओरल मेडिकेशंस लेने पड़ते हैं, समटाइम्स इंसुलिन की भी नीड पड़ती है टाइप 2 डायबिटिक में. टाइप 3 होता है जेस्टेशनल डायबिटिक. कब होती है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. कारण क्या होता है? हार्मोन चेंज होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है. यूजुअली रिजोल्व हो जाता है आफ्टर डिलीवरी, बट अगर इंक्रीज हो जाता है तो टाइप 2 डायबिटिक होता है पेशेंट को बाद में. नाउ अदर रेयर टाइप्स क्या होते हैं? फर्स्ट होता है मोडी, जिसको कहते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटिक ऑफ यंग. जेनेटिक फॉर्म होती है डायबिटिक की. सेकंड होती है लाडा, इसको कहते हैं लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटिक इन अडल्ट. स्लो डेवलपिंग होती है और टाइप 1 डायबिटिक होती है अडल्ट में. सेकेंडरी डायबिटिक क्या होती है? ड्यू टू अदर डिसीज और मेडिकेशन, एग्जाम्पल पैनक्रियाटिक और स्टेरॉइड यूज की वजह से. नाउ अंडरस्टूड डायबिटिक रेटिनोपैथी होती क्या है, जो कि हमारा मेन टॉपिक है. सो इट रेफर्स टू रेटिनल चेंजेस सीन इन पेशेंट विद डायबिटिक मेलाइटिस. अगर किसी पेशेंट को डायबिटिक और उसकी वजह से जो रेटिना होता है उसमें चेंजेस होना, उसे हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी. With increased life expectancy of diabetic, the incidence of diabetic retinopathy has increased. Diabetic retinopathy is a leading cause of blindness. अगर पेशेंट अपना डायबिटिक को कंट्रोल नहीं करता और डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर मीन्स जो शुगर अगर उसका असर पर्दे पे थोड़ा ज़्यादा आ जाता तो उसकी वजह से पेशेंट का विजन लॉस भी हो सकता है. नाउ इथियोपैथोजेनेसिस. सबसे पहले इसमें रिस्क फैक्टर होता है क्या? ड्यूरेशन ऑफ डायबिटिक. मैटर करता है कि जो पेशेंट है उसको डायबिटिक कितने टाइम से है. अगर पेशेंट को डायबिटिक 10 साल से है तो 20% को टाइप 1 डायबिटिक होगी और 25% को टाइप 2 डायबिटिक होगी, जिसकी वजह से पेशेंट की आई में रेटिनोपैथी होगी. आफ्टर 20 ईयर्स, अगर पेशेंट को 20 ईयर्स से डायबिटिक है तो 90% लोगों को टाइप 1 डायबिटिक होगी और 60% लोगों को टाइप 2 डायबिटिक होगी. आफ्टर 30 ईयर्स 95% लोगों को टाइप 1 और टाइप 2 दोनों डायबिटिक होगी.
नाउ एज ऑफ ऑनसेट हमेशा मैटर करता है कि पेशेंट को डायबिटिक कब से स्टार्ट हुई है। रिस्क ऑफ रेटिनोपैथी इन अ चाइल्ड विद ऑनसेट ऑफ डायबिटिक एट द एज ऑफ 2 years इज नेग्लिजिबल फॉर द फर्स्ट 10 years। आफ्टर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एज ऑफ ऑनसेट इज नॉट अ रिस्क फैक्टर। तो एज ऑफ ऑनसेट मैटर करता है। मान लेते अगर किसी बच्चे को या किसी पेशेंट को 2 years का था तब से उसको डायबिटिक है, तो जब तक बच्चा प्यूबर्टी में नहीं आ जाता हम उसकी डायबिटिक को काउंट नहीं करते हैं। मान लेते हैं कि एक बच्चे को 2 years में और एक को 12 years में हुई है, तो हम उसको काउंट करेंगे आफ्टर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ही कि पेशेंट को कब से डायबिटिक है। सेक्स फीमेल्स में ज़्यादा होता है डायबिटिक एज कंपैरिजन टू मेल्स। पुअर मेटाबॉलिक कंट्रोल इज लेस इम्पोर्टेंट देन ड्यूरेशन। फिफ्थ होता है हेरिडिटी। सिक्स रिस्क फैक्टर होता है प्रेगनेंसी। सेवन्थ इज द हाइपरटेंशन एंड एथ अदर रिस्क फैक्टर में क्या क्या आता है? स्मोकिंग, ओबेसिटी, अनेमिया एंड हाइपरलिपिडीमिया। क्लासिफिकेशन डायबिटिक रेटिनोपैथी की 4 क्लासिफिकेशन है। एनपीडीआर, पीडीआर, डायबिटिक रेटिनोपैथी, एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी। सो फर्स्टली अंडरस्टूड करते एनपीडीआर जिसको कहते हैं नॉन प्रोलाइब्रेटिक डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसमें हमें ऑप्थेल्मोलॉजी फीचर्स क्या क्या दिखाई देंगे। जब हम पेशेंट को डायलेट करते हैं और फंडस एग्जामिनेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें सबसे पहले विजिबल होते हैं माइक्रो एन्यूरिज्म आर सीन इन द मैकुलर एरिया। दिस अपीयर्स एज रेड डॉट। जो माइक्रो एन्यूरिज्म होते हैं वो हमें सबसे पहले विजिबल होते हैं, जो कि हमें एक रेड स्पॉट्स की तरह विजिबल होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं माइक्रो एन्यूरिज्म। सेकंड होती है रेटिनल हेमरेज। जो रेटिनल हेमरेज है सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि वो हमारी डीप है या सुपरफिशियल है। अगर वो डीप है तो वहाँ पे हमें देना है कि वो डॉट एंड ब्लॉट हेमरेज में है, और अगर वो सुपरफिशियल हेमरेज है तो वो किस शेप में है। अगर सुपरफिशियल है तो जो उसकी शेप होगी वो हमारी फ्लेम्ड शेप होती है, और अगर वो डीप हेमरेज होगी तो वहाँ पे हमें डॉट एंड ब्लॉट हेमरेज दिखाई देती है। अब हम डॉट एंड ब्लॉट हेमरेज को कैसे फाइंड आउट करेंगे? नाउ अंडरस्टूड करते हैं। जो डीप हेमरेज में जो हमें डॉट एंड ब्लॉट हेमरेज है वो कहाँ पे होती है? वो हमारा जो रेटिना होता है उसकी इनर न्यूक्लियर लेयर या आउटर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर में होती है। यूजुअली ये राउंड और ओवल शेप की होती है। सो जो डॉट हेमरेज है वो जो रेड स्पॉट्स होगी वो आपको ब्राइट विजिबल होएगी। बट अगर पेशेंट को ब्लॉट हेमरेज है, दिस वन इज द ब्लॉट हेमरेज, तो वहाँ पे आपको लार्ज लेसेंस विजिबल्स होएगी। सेकंड करते हैं फ्लेम शेप। फ्लेम शेप कैसे दिखाई देती है? जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रही है। अगर मोर सुपरफिशियल है तो वो होती है नर्व फाइबर लेयर में, जो कि स्लोली कुछ टाइम के बाद अपने आप एब्जॉर्ब हो जाती है। नाउ थर्ड रेटिनल अडेमा मिलता है। कैरेक्टराइज बाय रेटिनल थिकनिंग इज कोज बाय द कैपिलरी लीकेज। नाउ हार्ड एक्सुडेट विजिबल्स होते हैं। येलोइश डिपॉजिट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन विद इन द रेटिना। हार्ड एक्सुडेट किसके बने होते हैं? लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं, जिसका जो कलर होता है वो थोड़ा येलोइश होता है। अरेंज होते हैं कलम्स और इनसर्टिनेट पैटर्न में। सीन इन द मैकुलर एरिया। हाइपरलिपिडीमिया में कोरिलेट विद द डेवलपमेंट ऑफ हार्ड एक्सुडेट। हाइपरलिपिडीमा क्या होता है? जो फैट्स होता है, जो लिपिड्स होता है उसका हाई लेवल हो जाता है ब्लड में, उसको कहते हैं हाइपरलिपिडीमा। और इसकी वजह से ही जो आप फंडस होता है डायबिटिक पेशेंट का, वहाँ पे आपको हार्ड एक्सुडेट विजिबल्स होते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। सो दीज आर द हार्ड एक्सुडेट, जो कि आपको एक येलोइश उसमें दिखते हैं। और जो इसकी शेप होती है वो कैसी होती है? कलम्सो सस्टिनेट पैटर्न में आपको विजिबल होती है। नाउ कॉटन वॉल सपोर्ट्स। जो कॉटन वॉल सपोर्ट्स है वो स्मॉल होते हैं, वाइटिश होते हैं, पल्पी होते हैं, सुपरफिशियल एसेंस, आल्सो कॉल्ड सॉफ्ट एक्सुडेट और नर्व फाइबर लेयर इन्फ्रेक्शंस। कॉटन वॉल सपोर्ट्स को हम सॉफ्ट एक्सुडेट भी कहते हैं और नर्व फाइबर लेयर इन्फ्रेक्शंस भी कहते हैं। ये स्मॉल होते हैं और वाइटिश होते हैं। याद रखना, हार्ड एक्सुडेट आपको येलोइश विजिबल्स होएगी, और जो कॉटन वॉल सपोर्ट्स है वो आपको वाइटिश पल्पी सुपरफिशियल की तरह दिखाई देगी, और आपको सुपरफिशियल दिखाई देगी, इनमें ऊपर ही दिखाई देगी। आप यहाँ पे डायग्राम में अंडरस्टूड करते हैं। हार्ड एक्सुडेट अलग होते हैं और कॉटन वॉल सपोर्ट्स अलग होते हैं। एन्यूरिज्म हमें दिखाई देते हैं, ऐसे रेड सपोर्ट्स दिखाई देते हैं। और जो हमारी हेमरेज होते हैं रेटिनल हेमरेज, वो आपको ध्यान देना है कि वो हमारी डीप है या सुपरफिशियल। और अगर डीप है तो वहाँ पे आपको डॉट एंड ब्लॉट हेमरेज दिखाई देगी, और अगर वो सुपरफिशियल है तो वहाँ पे आपको फ्लेम्ड शेप में दिखाई देगी।
और कॉटन वॉल स्पोर्ट्स को हम सॉफ्ट एक्जुडेट भी कहते हैं और नर्व फाइबर लेयर इन्फ्लेक्शंस भी कहते हैं। 6 होता है वीनस बीटिंग होने लगती है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में अलग से विजिबल होता है। वीनस बीटिंग का मतलब क्या होता है? बीटिंग एंड डायलेशन होना रेटिनल वेन का। आसान भाषा में नॉर्मली हमारी पतली होती है बट यहाँ पे डायलेट हो जाती है, मतलब डायलेशन हो जाता है, मतलब थोड़ी मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है हमारी रेटिनल वेन, उसको हम कहते हैं वीनस बीटिंग। अपीयरेंस रिजेंबलिंग सोर्सेस सॉफ्ट डायलेशन ऑफ द रेटिनल वेन। साइन होता है सीवियर एनपीटीआर का। नाउ 7th इज द IRMA, जिसे कहते हैं हम इंटररेटिनल माइक्रोवेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज, जो कि अबनॉर्मल ब्लड वेसल्स होती है रेटिना में। IRMA appears as branching or dilated vessels with the retina serving as sunny vessels to supply area with the blood flow। तो यहाँ पे आप वीनस बीडिंग और IRMA में कैसे डिफ्रेंशिएट करेगी? अगर आपको डायग्राम में विजिबल हो तो जो वीनस बीडिंग है, यहाँ पे जो हमारी रेटिनल वेन होती है ना, वो डायलेटेड हो जाती है इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। और IRMA में क्या होती है, जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना, वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की शेप सी आपको बनाती हुई दिखाई देगी, जैसे कि आपको अगर इस एरिया में विजिबल हो रहा है तो जो उसकी शेप होती है वो सनी वेसल्स की तरह विजिबल होती है। और वीनस बीटिंग में क्या होता है? डायलेशन हो जाता है। बट IRMA में क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल होती है रेटिना की, वो शेप बना जाती है सनी वेसल्स की। नाउ दीज आर द ophthalmic finding of NPDR। Now ETDR study classification, इट मीन्स अर्ली ट्रीटमेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टडी के हिसाब से हमारी 4 टाइप्स की NPDR होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर। माइल्ड NPDR में क्या होता है? जो माइक्रो एन्यूरिज्म है वो आपको सिर्फ एक ही विजिबल होगा। मान लेते हैं ये पेशेंट का फंडस एग्जामिनेशन हम करें तो यहाँ पे जो आपको सपोर्ट दिखाई देगा रेड कलर का, वो सिर्फ एक ही विजिबल होएगा माइल्ड NPDR में। मॉडरेट NPDR में क्या होएगा? माइक्रो एरिज्म इंटररेटिनल हेमरेज इन 2 और 3 क्वाड्रेंट। तो जो माइक्रो एन्यूरिज्म होगा वो आपको 2 से 3 क्वाड्रेंट में विजिबल होएगा। मान लेते हैं ये रेटिना, ये 4 क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे आपको 2 क्वाड्रेंट में जो माइक्रो एन्यूरिज्म है वो आपको विजिबल होएगी। आपको IRMA भी दिखाई देगा, इट मीन्स जो रेटिनल वेन है उसकी आपको कुछ इस तरीके की शेप भी दिखाई देगी। आपको हार्ट और सॉफ्ट एक्जुडेट भी दिखाई देगी, वो मे और मे नोट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। हार्ड एक्जुडेट क्या होते हैं? येलोइश होते हैं, और सॉफ्ट एक्जुडेट कैसे होते हैं? व्हाइटिश होते हैं। मॉडरेट NPDR में आपको 3 सिम्टम पे ध्यान देना है कि जो माइक्रो एन्यूरिज्म है वो आपको 2 से 3 क्वाड्रेंट में विजिबल होएगी। अर्ली माइल्ड IRMA आपको विजिबल होएगा, हार्ड और सॉफ्ट एक्जुडेट आपको विजिबल होएगी। नाउ सीवियर NPDR में क्या होएगा? तो हम इसमें रूल फॉलो करते हैं 4-2-1। सो 4-1 कैसे करते हैं? 4 क्वाड्रेंट ऑफ माइक्रो एन्यूरिज्म एंड एक्सटेंसिव इंटररेटिनल हेमरेज आपको विजिबल होती है। 2 क्वाड्रेंट में आपको वीनस बीडिंग विजिबल होगी। वीनस बीडिंग क्या होती है? डायलेशन ऑफ द रेटिनल वेन। और 1 क्वाड्रेंट में आपको IRMA चेंजेस होएगा, इट मीन्स एक आपको IRMA भी विजिबल होएगा। सो दीज आर द सीवियर NPDR। वेरी सीवियर में भी हम फॉलो करते हैं 4-2-1 रूल, बट इसमें हमें क्या होता है कि हमें कोई भी 2 चीज़ें हमें दिखाई देगी। जैसे मान लेते हैं हमारे 4 क्वाड्रेंट में हमें माइक्रो एन्यूरिज्म विजिबल्स होते हैं, 2 क्वाड्रेंट में हमें दिखाई देते हैं वीनस बीटिंग, और 1 क्वाड्रेंट में हमें दिखाई देता है IRMA चेंजेस। तो यहाँ पे अगर हमें कोई भी 2 चीज़ें दिखाई देती है तो वेरी सीवियर में आता है, और अगर सिर्फ एक चीज़ हमें दिखाई देती है तो वो आता है नॉर्मल सीवियर NPDR में। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सीवियर एंड वेरी सीवियर NPDR। नाउ PDR क्या होता है? जो कि क्लासिफिकेशन हमारी टाइप 2 में आती है। क्लासिफिकेशन फर्स्ट क्या आता है? NPDR, सेकंड आता है PDR। सो PDR में हमारी क्या क्या ऑप्थेल्मिक फाइंडिंग्स हमें विजिबल दिखाई देती है। न्यूवेस्कुलाइजेशन होना ऑफ द डिस्क, न्यूवेस्कुलाइजेशन एल्सवेयर, वीटस और प्री रेटिनल हेमरेज होती है, फाइब्रोवेस्कुलर प्रोलाइबरेशन होता है, और ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट होता है। नाउ टाइप्स ऑफ PDR 3 होते हैं, अर्ली, मॉडरेट, एडवांस। अर्ली में क्या होता है? न्यू वेस्कुलाइजेशन मीन्स न्यू वेसल्स स्टार्ट टू अपीयर्स। आपको रेटिना में न्यू वेसल्स की फॉर्मेशन दिखाई देगी, और ये कहाँ पे होती है? न्यू वेस्कुलाइजेशन ऑफ द डिस्क, न्यू वेस्कुलाइजेशन एल्सवेयर, इट मीन्स आउटसाइड द डिस्क, मे बी स्मॉल और विदाउट कॉम्प्लिकेशंस। सो दिस इज द अर्ली PDR।
Now, high risk PDR defined by the diabetic retinopathy study criteria. NVD neovascularization of the discs इसमें 1/4 to 1/3 of disc area with or without hemorrhage. Any NVD with vitreous और प्रीरेटिनल हेमरेज आपको विजिबल होगी. न्यू वेस्कुलाइजेशन होना एल्सवेयर विद विट्रियस और प्रीरेटिनल हेमरेज के साथ. हाई रिस्क ऑफ सीवियर विजन लॉस इफ अनट्रीटेड. अगर हम पीडीआर को ट्रीट नहीं करते तो डेफिनेटली पेशेंट का विजन लॉस हो सकता है. सो दिस इज द हाई रिस्क पीडीआर. सो आपको डायग्राम में जैसे कि दिखाई दे रहा है. नाउ द थर्ड वन इज द एडवांस पीडीआर. कॉम्प्लिकेशन डेवलप टू द न्यू वेस्कुलाइजेशन. इट मीन जो न्यू ब्लड वेसल्स की ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो एडवांस लेवल पे हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को विट्रस हेमरेज हो सकता है, ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, फाइब्रोवेस्कुलर प्रोलाइब्रेशन हो सकता है, रूबेसिस आइरिडिस लीडिंग टू न्यू वेस्कुलाइजेशन ग्लूकोमा. So that's all about the NPDR and PDR. In next video, we will discuss about the diabetic maculopathy and advanced diabetic eye disease. So thank you guys for watching my video and don't forget to like, share, subscribe my channel and stay tuned for the part 2 of diabetic retinopathy.